अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फर्स्ट ईयर में लास्ट चैप्टर नंबर 14 में टॉपिक नंबर 14.2 स्टडी करना है, जो कि है पार्टिकल डिके। ठीक है, पार्टिकल्स डिके का मतलब क्या होता है कि जब भी पार्टिकल डिकम्पोज करते हैं, टूटते हैं, डिके करते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज फॉर्म होती है। ठीक है, और इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी यूनिवर्स में बहुत सारे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो तो अपनी स्टेबल स्टेट में है ना, लेकिन जो अनस्टेबल हैं वो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते हैं। कौन सी रेडिएशंस? अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशंस। इनको एमिट करते हैं और एमिट करके अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब भी ये रेडिएशंस की एमिशन का प्रोसेस होता है तो फिर इसके नतीजे में पार्टिकल एंटी पार्टिकल या मैटर एंटी मैटर्स फॉर्म होते हैं। आज का जो हमारा 14.2 लेक्चर है इसमें हमने पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट भी स्टडी करना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो हमारा 14.1 था उसमें मैंने आपको बताया था ना कि बार बार हम ये चीजें रिपीट करते जाएंगे कि यूनिवर्स में जितना जो भी पार्टिकल है उसका एक एंटी पार्टिकल भी मौजूद होता है, और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में फर्क सिर्फ इतना होता है कि दे बोथ हैव सेम मैस, उनका मैस सेम होता है लेकिन उनके ऊपर चार्ज डिफरेंट होता है। ठीक है, ये दो बेसिक वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में, कोर्स में हमें बताई गई हैं, इसलिए मैं बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, सो आप पार्टिकल एंटी पार्टिकल कहें या मैटर एंटी मैटर कहें, तो आपकी बुक में आगे चलकर वो ये बात लिख रहा है कि ये जो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल होते हैं दे आर लाइक अ मिरर टू ईच अदर। मिरर टू ईच अदर का मतलब ये होता है कि जैसे हम ये देखते हैं ना कि हमारे सामने एक मिरर है ना, तो हम अपना फेस मिरर में देख रहे होते हैं और सेम वही चीज मतलब मिरर से अपना आप हमें वापस नजर आ रहा होता है। ठीक है, यानी कि एक चीज को हम भी देख रहे हैं और सामने वही चीज हमें नजर आ रही है। तो बिल्कुल यही बात होती है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जो है इनका मैस सेम होता है, लेकिन सिर्फ जो इनमें डिफरेंस आता है वो इन दोनों के चार्ज में डिफरेंस आता है। सो हमारे इस पार्टिकल डिके वाले टॉपिक में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के बारे में बता रहा है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर कह लें, पार्टिकल कह लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का वर्ड हमारे पास आया है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो जाएगा और पॉजिट्रॉन जो है वो इसका एंटी पार्टिकल हो जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें ना तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो -1 ई मतलब होता है। ठीक है, और इसका जो मैस है वो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास एक पार्टिकल है। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है दैट इज पॉजिट्रॉन, और ये एक एंटी पार्टिकल है। और मैंने आपको बताया कि डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर आता है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का चार्ज डिफरेंट होता है। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो +1 इलेक्ट्रॉन का होता है, मैस जो है वो इसका सेम होता है, यानी कि 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, फिर वो आपको बता रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यानी कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में कंबाइन करते हैं, व्हेन पार्टिकल प्लस एंटी पार्टिकल कंबाइन, तो ये एनहिलेट हो जाते हैं। ठीक है, एनहिलेशन का प्रोसेस होता है, ये एनहिलेट हो जाते हैं, और इसके नतीजे में क्या होता है कि हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड मिलती है। ठीक है, वो आपको इस चीज को यूं एक्सप्लेन करके बता रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से जो है वो एक पॉजिट्रॉन आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देती हूँ। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशंस या इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, या कुछ भी आप कह सकते हैं कि जब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में कंबाइन करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको एक बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के बाद जो दूसरा पार्टिकल जो है वो आपकी बुक में पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर डिस्कस हुआ है, वो हुआ है प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन। ठीक है, सो अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो है वो पार्टिकल है। ठीक है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो +E का होता है, और अगर हम इसके मैस की बात करें तो इसका जो मैस है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है,
तो प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो है एंटी प्रोटॉन, और ये इसका एंटी पार्टिकल है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है कि माइनस ई इसके ऊपर चार्ज होगा, और मैस जो है वो इसका सेम रहेगा 1.67 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर भी यही बात है कि जब प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन आपस में कंबाइन करेंगे तो दे विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और आपकी बुक में ये बता रहा है कि एंटी प्रोटॉन को ना हम आर्टिफिशियली क्रिएट करवा सकते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट करवा सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेलरेटर। ठीक है, यानी कि इसको बहुत सारी एनर्जी देकर एक्सेलरेट करवाएं तो हम जो है वो एंटी प्रोटॉन को खुद से क्रिएट करवा सकते हैं लेबोरेटरी में। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर डिफरेंट काम किया और फिर आपको एंटी प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर करके बताए भी हुए हैं। तो आपकी बुक में 14.2 का जो पहला पार्ट है उसमें आपने सिर्फ यही बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कौन सा है, इनका चार्ज और मैसेज क्या है, और जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो दे विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेम लाइक दैट प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कौन से हैं, इनके चार्जेस क्या है, मैसेज क्या है, और फिर एक बात और कि एंटी प्रोटॉन को हम आर्टिफिशियली क्रिएट करवा सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेलरेटर्स। अगर आप स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर 258 देखें ना तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं स्टार्ट से रीड नहीं करूंगी, आप बुक से देख लीजिएगा, जो बातें मैंने आपको बताई वही लिखी हुई हैं। पेज नंबर 258 पे लास्ट पैराग्राफ में थर्ड लास्ट लाइन है, थर्ड लास्ट लाइन में सेकंड वर्ड में लिखा हुआ है एंटी प्रोटॉन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स एंड आर यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और हम इसको यूज करके मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। दीज एग्जांपल्स हाईलाइट द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन इन पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर where the total charge remain conserved while exhibiting opposite charge। कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें अगर पार्टिकल एंटी पार्टिकल दोनों आ रहे हैं तो इन दोनों का चार्ज जो है वो अपोजिट होगा, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन के रूल को फुलफिल कर रहा होगा जहां पर भी ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। फिर कह रहे हैं एडिशनली द कंजर्वेशन ऑफ मास इज आल्सो एविडेंट एज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के जो मैसेज होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। सेम मैसेजेस का मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो रहा है। ठीक है, जस्ट जो है वो डिफरेंस इन दोनों के चार्जेस में एग्जिस्ट कर रहा होता है। सबसे पहले अल्फा डीके को देखें तो मैंने लिखा है कि जी इन अल्फा डीके a heavy nucleus is decaying into different smaller nuclei and some energy is also released। कि पहले मैंने आपको बताया था कि अल्फा या बीटा या गैमा जो भी रेडिएशन होती है उसमें जो एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो डिकम्पोज करता है, डिके करता है अपने आप को स्टेबल स्टेट में लेकर आने के लिए, और इसके रिजल्ट में जो है वो अल्फा बीटा या गैमा रेडिएशंस एमिट होती है। तो अल्फा डीके में भी उसने आपको यही बात लिखकर बताई कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई था, ये अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है डॉटर न्यूक्लियाई में, और साथ में जो है वो हीलियम 2,4 रिलीज कर रहा है जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन देखें तो हमारे पास एक्स जो है वो पेरेंट एटम है, ए जी यानी कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, और अगर हम देखें तो जो डॉटर एटम होगा या डॉटर जो एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास में से हम -4 कर देंगे, उसके एटॉमिक नंबर में से हम -2 कर देंगे, हीलियम 2,4 रिलीज होगा और साथ में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें देखने को मिलेगी। सॉरी मुझे यूं लिखना चाहिए था, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये तो मैंने जस्ट आपको जनरल इक्वेशन बताई है ना, अगर हम एलिमेंट्स की फॉर्म में देखें तो यूरेनियम 238 जो इसका आइसोटोप है 92, ये अपने आप को डिकम्पोज करके थोरियम 90 + 234 में लेकर जाता है, साथ में अल्फा पार्टिकल एमिट होता है और सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही होती है। आपकी बुक में अल्फा डीके को एक्सप्लेन नहीं किया गया, जस्ट उसने फौरन बीटा डीके से स्टार्ट किया। तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए बताई है कि पेपर में आपसे अल्फा बीटा या गामा में से कोई भी डीके पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, बीटा डीके में अगर देखें तो बीटा फिर 2 टाइप्स में होता है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि जो बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव है उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर की बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है या एंटी मैटर है उसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। सो अगर हम बीटा नेगेटिव डीके में बात करें तो इटसेल्फ बीटा नेगेटिव डीके होता क्या है कि न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो डिकम्पोज करता है एक प्रोटॉन में, साथ में बीटा नेगेटिव पार्टिकल रिलीज होता है, और ये जो वी के साथ मैंने ई में बार लगाया है दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो।
ये जो एंटी न्यूट्रिनो है ये बहुत कम मैस का, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल मैस का पार्टिकल होता है, ठीक है। और इसका जो काम है वो ये होता है कि इट कैरी सम एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज होने वाली एनर्जी को अपने साथ कैरी करता है। जैसे यहाँ पर हमने एनर्जी को क्यू से रिप्रेजेंट किया ना, इस तरह वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो अपने साथ कैरी करने वाले पार्टिकल को हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप है। कार्बन 14 6 पे देखें तो ये डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन 14 5 में जाता है। साथ में जो है वो बीटा नेगेटिव पार्टिकल डिके होता है। बीटा नेगेटिव में मतलब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये मिलता है, और साथ में हमें जो है वो एंटी न्यूट्रिनो यानी कि एक मैसलेस पार्टिकल मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो रिएक्टेंट्स में मैस नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर 6 है, और प्रोडक्ट्स में अगर आप देखें तो 5 में 1 ऐड करें तो 6 हो गया, 14 में 0 ऐड करें तो 14 हो गया। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमेशा फुलफिल हो रहा होता है। यहाँ आप देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और न्यूक्लियॉन दोनों फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। और फिर बीटा नेगेटिव डिके में हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि जो न्यूली फॉर्म्ड प्रोटॉन होता है ये वाला, ये जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और इस बीटा नेगेटिव डिके के नतीजे में हमारा जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। यानी कि पहले के मुकाबले में 1 जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बीटा पॉजिटिव में देखें तो हमारे पास एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है, और इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा होता है कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर से डिकम्पोज होता है न्यूट्रॉन में, साथ में बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है। यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो था, ये आप याद रखेंगे, वी के साथ ई और साथ में बार लगाई है, दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। न्यूट्रिनो हो या एंटी न्यूट्रिनो हो, दोनों का काम जो है वो बीटा डिके में मिलने वाली या बीटा डिके के नतीजे में रिलीज होने वाली एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैरी करना है। एग्जाम्पल में देखें तो कार्बन में 611 में देखें ये डिकम्पोज होके B511 में बोरॉन में डिकम्पोज होता है, साथ में बीटा पॉजिटिव पार्टिकल और न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा होता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है दैट इज रिड्यूस्ड बाय 5, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो पहले के रिड्यूस्ड बाय 1, यानी कि पहले के मुकाबले में जो एटॉमिक नंबर है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास अल्फा बीटा और बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डिके की जनरल इक्वेशन भी थी, और साथ में हमने जो है वो केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में इसकी इक्वेशंस को स्टडी किया है। नेक्स्ट हमारे पास इसी टॉपिक नंबर 14.2 में है एनर्जीज ऑफ अल्फा एंड बीटा डिके। ये भी जो है वो हमारे पास एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, डिफरेंट सब हेडिंग्स की फॉर्म में आपको अल्फा और बीटा डिके की एनर्जीज को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। सो मैं पहले आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, फिर हम बुक से इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बता रहे हैं कि जब भी अल्फा या बीटा डिके होता है तो उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और उस एनर्जी में चूंकि हमने 2 डिकेज के बारे में पढ़ा है तो वो आपकी बुक में लिख रहा है कि अल्फा रेडिएशन के नतीजे में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती है जिसे हम कहते हैं कि हमें एक क्वांटाइज्ड एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कौन से होते हैं और इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। कि देखिए जब भी हमारे पास एनर्जी लेवल एक प्रॉपर फिक्स होल नंबर की फॉर्म में आ रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल है ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास जो कोई भी एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो E1, E2, E3, E4 ये उसके एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी E1 है, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है तो उसकी एनर्जी E2 है, इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है तो एनर्जी E3 है, इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है तो एनर्जी E4 है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 है ये कंप्लीट होल नंबर्स है ना, ये हमें कहते हैं ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है, ये डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज है। मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि एनर्जी 1.5 है, यानी कि पहले और दूसरे शेल के दरमियान में है। अगर इस तरह की बात लिखी जाए तो फिर हम इसे डिस्क्रीट एनर्जी नहीं कहते, ठीक है। और जब भी एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं तो हम इसे कहते हैं यहाँ पर जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि देखें हमने ये सीखा हुआ है ना कि हमारे पास कोई भी एटम है अगर तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी E1 है, इसकी अपनी वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है तो एनर्जी E2 है, इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है तो एनर्जी E3 है, ठीक है। कि जब भी इलेक्ट्रॉन
अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ एक्साइट करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन वापस डी एक्साइट होता है। मतलब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए रहता है फॉर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वापस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट होता है। जब ये डी एक्साइट होता है तो ये अपने साथ एक एनर्जी या गैमा फोटोन को रिलीज करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्साइट हुआ है और किस एनर्जी शेल से डी एक्साइट हुआ है, इसके लिए हमने वो डिफरेंट सीरीज पढ़ी होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, ये हमने 4 सीरीज पढ़ी होती है। मतलब n = 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस बुनियाद पर हमने इनको नाम दिए हुए होते हैं। और फिर ये जो मैंने E1, E2, E3 लिखा है ना, जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लोग वो बोहर मॉडल पढ़ते हैं और इसके अलावा एक दूसरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास ये जो एनर्जी की वैल्यूज हैं, ये एनर्जी की वैल्यूज आप प्रॉपर्ली मैथमेटिकल फॉर्मूला के जरिए से कैलकुलेट करते हैं। बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और इस प्रोसेस को हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। और डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि हैविंग फिक्स्ड स्पेसिफिक वैल्यूज, यानी कि E1 फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह देती हूँ कि अगर 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और E2 फॉर एग्जांपल 4.92, मैंने कहा है फॉर एग्जांपल 4.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो या तो इलेक्ट्रॉन के पास 2.71 इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी या तो 4.92 इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी। इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू जो है वो इसके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस चीज को हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कह रहे होते हैं। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हुआ इसका अपोजिट कि 1, 2, 3, 1.5, 2.5 मतलब 3.6 कोई भी किसी भी फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है बीटा पार्टिकल या बीटा डिके जहां पर भी होता है उसके नतीजे में। और जो अल्फा डिके है यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एज इट इज क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन बीटा डिके में जो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो होता है मतलब बिल्कुल मैसलेस पार्टिकल जो है ये इस रिएक्शन में होने वाली एनर्जी को अपने साथ कैरी करते हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का कहना था, ये जो अर्ली नॉलेज ऑफ दिस बीटा डिके प्रोसेस था उसमें कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि बीटा डिके के अंदर ना ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये फुलफिल नहीं हो रहा होता। ठीक है, फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम किया, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है ना उसमें ये जो रेडियोएक्टिव डिके है यानी कि अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशंस का एमिट होना है, इससे पहले की जो एनर्जी है वो डिके के बाद वाली एनर्जी की इक्वल नहीं आती है। और जब ये दोनों एनर्जीज आपस में इक्वल नहीं आती है ना, इसका मतलब है वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल नहीं होता। लेकिन आफ्टर सम टाइम साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और फिर साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव करके बताई कि जब भी बीटा डिके होता है तो ये जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं ये नियरली मैसलेस पार्टिकल है, लेकिन ये अपने साथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब लेकर एक्सपेल आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो अगर इनकी एनर्जी को भी हम उस केमिकल रिएक्शन के अंदर काउंट डाउन करें तो फिर जो केमिकल रिएक्शन होने से पहले या रेडियोएक्टिव डिके होने से पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी आपस में इक्वल आएगी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां पर फुलफिल हो रहा होगा। आई होप सो मैं अपनी बात आपको समझा सकी होंगी। कहने का मतलब यह है कि बीटा डिके में अगर हम अल्फा डिके में कहें ना तो वहां पर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ही नहीं है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल हो रहा होता है। लेकिन मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है वो ये बात कही थी कि बीटा डिके के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल नहीं होता। आफ्टर दैट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी और फिर ये बात प्रूव हुई कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो एनर्जी अपने साथ लेकर एक्सपेल आउट होते हैं उस एनर्जी को अगर आप काउंट डाउन करें तो फिर हमारे पास बीटा डिके में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल हो रहा होता है। ठीक है, सो अगर हम अपनी बुक देखें तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर बोथ प्रोडक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेसेस and they carry different amount of energy due to their distinct properties and mechanism. Alpha particle have discrete energy in the nuclear process due to specific nature of quantum mechanical interaction within atomic nuclei. These energies are determined by the energy level, quantum states of the particle within the nucleus as well as binding force that hold nucleons together. तो मतलब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को डिटरमिन करना इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। Inside the nucleus, protons and neutrons are arranged in energy levels or shells similar to how electrons are arranged in energy levels around an atomic nucleus. तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी सेम वही मैकेनिज्म होता है जिस तरह से इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो एनर्जी और होगी, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो एनर्जी और होगी, इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो एनर्जी और होगी।
यही बिल्कुल सेम काम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का भी होता है। ये भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह से, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जी दीज एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड, मीनिंग दैट दे कैन टेक अ सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिके। इट इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद इन द न्यूक्लियस व्हिच रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक एनर्जी चेंजेस। रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये है कि जब भी डिके होता है तो न्यूक्लियॉन्स रीअरेंज होते हैं ना। पहले कह रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल में कि जस्ट एज इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन ओनली एग्जिस्ट इन सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, न्यूक्लियॉन्स आल्सो हैव क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। When nucleons rearrange to form alpha particle, the energy changes correspond to difference in the energy between initial and final state. Initial state कौन सी? Unstable एटम वाली, ठीक है। और फाइनल स्टेट कौन सी? जब वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिके हो जाएगा, अपने अंदर से अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस को एमिट कर देगा, तो जो स्टेट आएगी वो फाइनल स्टेट होगी। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी में डिफरेंस आएगा। फिर कह रहे हैं कि जी बाइंडिंग एनर्जी में द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन्वॉल्व द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स which binds nucleons together in the nucleus. As nucleons move from original position to form alpha particle, there are changes in the binding energy of the particle involved. These changes in the binding energy result in the release of energy which is carried away by the alpha particle. कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करती है, ठीक है। जब भी कोई डिके होगा तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी में भी डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, तो तब ही न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई भी चीज जो है वो निकल सकती है, तो इसके लिए एनर्जी में भी चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन ऑल फिजिकल प्रोसेसेस। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर अल्फा पार्टिकल एमिशन मस्ट बी कंजर्व। दिस कंजर्वेशन लीड टू द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद स्पेसिफिक वेल डिफाइंड एनर्जी, मतलब इसकी अपनी एक स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड एनर्जी होती है। ड्यू टू दीज फैक्टर द एनर्जीज ऑफ द अल्फा पार्टिकल एमिटेड इन द न्यूक्लियर प्रोसेसेस आर क्वांटाइज्ड एंड डिस्क्रीट। The specific energy level of the alpha particle can provide valuable information about the structure of atomic nuclei, that the binding force at play and the dynamics of nuclear reaction. तो मतलब जब भी कहीं न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होगा, अल्फा या बीटा डिके हो रहा होगा, तो उसके नतीजे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वहां पर कंप्लीटली फुलफिल हो रहा होगा, ठीक है। फिर अब यहाँ से आगे वो हमें ना बीटा, पहले हमने अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को डिस्कस किया, अभी वो बीटा पार्टिकल की एनर्जी के बारे में बता रहा है। The continuous energy of beta particle in the nuclear process can be attributed to the parabolic nature of the quantum mechanics and conservation of energy and momentum. Unlike alpha particle which have discrete energy, the energies of beta particle are spread over a wide range. This continuous energy spectrum arises from many factors. कि जो बीटा पार्टिकल है उसका जो एनर्जी का वैल्यूज होती हैं वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी वैल्यूज होती हैं, और आपको एक वाइड रेंज ऑफ एनर्जी वैल्यूज देखने को मिलता है। क्वांटम अनसर्टेनिटी In quantum mechanics, particles are described by wave function. अब particles are described by wave function का क्या मतलब है कि वो हमें बता रहा है कि बीटा पार्टिकल में जो बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट होता है या न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन एमिट होता है, ये जो बीटा डिके में एमिट होने वाले पार्टिकल्स हैं इनका जो साइज है वो अल्फा डिके में एमिट होने वाले पार्टिकल से बहुत कम होता है, मतलब नियरली 7000 टाइम्स स्मॉलर साइज होता है इनका, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है कि अगर हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करना चाहते हैं तो फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि जी दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलाउज फॉर अ रेंज ऑफ पॉसिबल एनर्जीज व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड इन द न्यूक्लियर डिके। द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड बट इज सब्जेक्ट टू क्वांटम अनसर्टेनिटी। मतलब जो भी पार्टिकल एमिट होता है उसकी स्पेसिफिक एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। वो आप मैकेनिक्स में हमने एक इक्वेशन पढ़ी होती है ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय mv, यानी कि लैम्डा का मैस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। वो पार्टिकल जिनका मैस कम है उनकी वो पार्टिकल जिनका मैस ज्यादा है उनकी वेवलेंथ कम होगी, और वो पार्टिकल जिनका मैस कम है उनकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमें क्वांटम अनसर्टेनिटी में ये बात बता रहा है कि चूंकि बीटा डिके में जो पार्टिकल या एंटी पार्टिकल रिलीज होते हैं उनका मैस बहुत कम है बनिस्बत के अल्फा डिके में रिलीज होने वाले पार्टिकल्स के, तो उनका जो प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, उसको स्टडी करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी इस्तेमाल करते हैं। और उसमें हमने ये फेमस इक्वेशन पढ़ी होती है ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम, यानी कि वो पार्टिकल जिनका मैस कम है उनको अगर हम एज अ वेव ट्रीट करें तो फिर उनको वेव
की तरह ट्रीट करके वेव बिहेवियर को स्टडी करना हमारे लिए आसान होता है। जब हम स्टडी कर लेते हैं तो फिर उसके अंदर भी उनकी जो पोजीशन या मोमेंटम है उसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यूज बताना पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जो है वो जरूर लाया कर रही होती है। फिर कह रहा है कि जी इन न्यूट्रिनोस इन बीटा डीके में कि इन बीटा डीके प्रोसेसेस सच एज बीटा माइनस, बीटा प्लस an additional particle is involved, the neutrino or antineutrino. These particles are extremely lightweight, negligible mass, which means they carry away some of the energy released during the decay. This leads to the spread of energy in the emitted beta particle as the neutrinos can take away varying amount of energy, leaving less for the beta particle. कि मतलब ये जो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होते हैं ये मैसलेस पार्टिकल है, लेकिन ये अपने साथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ले जाते हैं, जिसके नतीजे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल नहीं हो रहा होता, एनर्जी की कम अमाउंट बच जाती है। अगर ये जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो अपने साथ एनर्जी लेकर जाते हैं, अगर आप इस एनर्जी को कंसिडरेशन में लेकर आए तो फिर बीटा डीके में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल हो रहा होगा। फिर कह रहा है कि जी while the total energy before and after beta decay must be conserved, there is more flexibility in how that energy is distributed between the emitted beta particle and the accompanying neutrino. This flexibility result in a quantum of possible energy values for the beta particle. तो ये जो इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन है, ये आपको बीटा पार्टिकल की कॉन्टिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपको ये बात बता रहा है फाइनल स्टेट इंटरेक्शन में कि चूंकि जब बीटा पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं ना, तो ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन के दौरान में इनको एक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि अपोजिंग फोर्स फेस करनी पड़ती है, जिसके नतीजे में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट डाउन हो जाती है। ठीक है, और वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है उसकी वजह से फाइनल स्टेट एनर्जी में और इनिशियल स्टेट एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। उस डिफरेंस की वजह से जो बीटा डीके है उसके अंदर आपको कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्टेट से कॉन्टिन्यूस एनर्जी मिलती है, और जो अल्फा डीके है उसके अंदर आपको डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी मिलती है, जिसलिए हम कहते हैं कि अल्फा डीके में जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। ठीक है, काफी ड्राई सा काफी रफ सा टॉपिक था। मेन बातें जो इस टॉपिक में थी वो आपको जस्ट एक अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल के बारे में बताना चाहिए। बाकी जो है वो इनके एनर्जीज के बारे में डिफरेंट, जैसे अल्फा पार्टिकल में उसने आपको मेन बात यही बताई है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करता है और बाइंडिंग फोर्स जो है वो न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करती है। जब भी न्यूक्लियॉन्स कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहां से एमिट होता है तो वो फोर्स में कमी आने की वजह से एनर्जी लेवल्स में भी डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। और इस तरह से बीटा में भी आपको उसने ये बताया कि बीटा डीके के लिए कुछ साइंटिस्ट ने हमें ये कहा था कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज एंटी न्यूट्रिनो अपने साथ कुछ एनर्जी ले जाते हैं। अगर उस एनर्जी को आप माइंड में रखें तो फिर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करवा सकते हैं या देख सकते हैं फुलफिल होते हुए। फिर बताया हुआ है कि चूंकि बीटा पार्टिकल में बीटा डीके में जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तो उनको कंप्लीट बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम क्वांटम अप्रोच यूज करते हैं, यानी कि वेव वाला बिहेवियर स्टडी करते हैं। और उस बिहेवियर के अंदर भी स्टडी करते हुए भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पाई जाती है। एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, और फिर वही बात जो मैंने आपको बताई कि चूंकि कॉन्टिन्यूस एनर्जी आपको मिलती है तो फिर एनर्जी की जो इनिशियल स्टेट्स हैं जो फाइनल स्टेट में उनके अंदर भी बीटा डीके में भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी जरूर एग्जिस्ट कर रहा होता है।